चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो वेक्टर खत्म हो गया था। वेक्टर के डाउट वगैरह आपने लगा लिए होंगे, जो डाउट थे वो मैं बताते चल रहा हूँ, जो भी आप पर्सनली मुझे पूछ रहे हैं। डीबीपी कंप्लीट हो ही गया था। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में डायरेक्शन, कोसाइन और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक बता दिया था। एक आखिरी छोटी सी चीज बची है, लामीज थ्योरम। तो लामी थ्योरम को आज हम कंप्लीट करके आगे मैथमेटिक्स शुरू करूंगा। मैथमेटिक्स की शीट अभी मैंने आपको भेजी है, कुछ बच्चों को मिल गई होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आगे लामी थ्योरम। लामी थ्योरम वैसे तो कोई खास इसकी इम्पोर्टेंस है नहीं, पर कहीं किताबों में मिल जाती है तो पूछ लेते हैं बच्चे कई बार के, सर ये आपने नहीं पढ़ा है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो छोड़ूं और बाद में आपको कहने का मौका मिले। तो लामी थ्योरम हम जब लगाते हैं तो तीन वेक्टर के लिए लगाते हैं, और तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए। और जब तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे तो वो इस तरह से लगे हों कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो, उनका रिजल्टेंट जीरो हो। ठीक है, तो कैसे होगा और क्या होगा पहले समझो, थोड़ा सा मैं लिखा दूंगा फिर। इफ resultant of three coplanar vectors, if resultant of three coplanar vectors is zero। ठीक है, अब रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर में तीन वेक्टर कौन से हैं, मान लो एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, एक है सी वेक्टर। इफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज जीरो, देन ये लामी थ्योरम है। देन ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा। अब आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा कि सर ए बी सी तो चलो समझ में आ गए कि ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, लेकिन अल्फा बीटा गामा क्या है, मैं बता रहा हूँ अभी। लेकिन ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए और उनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इफ रिजल्टेंट जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ इफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, देन लामी थ्योरम ये कहती है कि इनका जो फॉर्मूला है, यानी ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा, आप चाहें तो इसमें ऐसे कह सकते हैं। जीरो का मतलब यहाँ पे ये है, दैट इज, आप इसको ऐसे लिखिए आई डॉट ई, दैट इज का मतलब ये होता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बेहतर रहेगा। देन, और ये वाला पार्ट में हटा देता हूँ, फिर इसकी जरूरत नहीं है, वो चीज वहां पे आ गई। रिजल्टेंट जीरो का मतलब तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो का मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों का रिजल्टेंट जीरो, यानी इस तरह से आप लिखेंगे जीरो वेक्टर आएगा। तो ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, क्लास थोड़ा सा टाइम से शुरू करिए, अच्छा होगा, क्योंकि आपकी एंट्री अगर टाइम दी होगी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मालूम पड़ा कि आपने लेट एंट्री ली तो क्लास निकल गई। दूसरी बात, आज न्यूज आया है 15 अक्टूबर से पूरे चांसेस हैं कोचिंग वगैरह खुलने के। ठीक है, तो ऑफलाइन हम शुरू करेंगे आगे। अब देखिए इसमें ए बी सी, अगर तीनों का रिजल्टेंट जीरो तो ए बी सी होंगे कैसे, पहले समझो। एक वेक्टर ये है, ये ऐसे लगा हुआ है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है। तीनों का रिजल्टेंट जीरो तब होगा, ये बात मैं पीछे आपको वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको वेक्टर में बता चुका हूँ, तीन क्या 10 20 50 कितने भी हों। ठीक है, अगर एन वेक्टर हेड टू टेल लगे हुए हैं, हेड टू टेल इस तरह से लगे हुए हैं कि पहले की टेल से दूसरे की, पहले की हेड से दूसरे की टेल, दूसरे की हेड से तीसरे की टेल,
और तीसरे की हेड से चौथे की टेल, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इस तरह से कि लास्ट वेक्टर की हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल को टच कर जाए तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये वेक्टर ऐसे लगे हुए हैं। और लास्ट ईयर 2019 में नीट में एक सवाल भी आया था, अगर आपने दिया होगा तो, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का डायग्राम था कि एक पार्टिकल पे 3 फोर्स इस तरह से लग रहे हैं, याद करो अगर आपने दिया होगा तो। एक पार्टिकल पे 3 फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसे करके था, और ये फोर्स कहा था। तो ऐसे दिया था कि 3 फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ट्राइंगल बना हुआ था। देन और नीचे ऑप्शन दे दिए थे, पार्टिकल रेस्ट में होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी करेगी, कुछ ऐसे करके ऑप्शन थे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इस फ्री के नंबर थे, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये फ्री के नंबर थे, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे ऐसा फिगर, कोई भी ट्राइंगल में 3 हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल लगे, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यानी पार्टिकल अगर रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 हो गया तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट से वेलोसिटी है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ऐसा क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। हालांकि लामी थ्योरम से कोई लेना देना नहीं था, पर मैं जस्ट उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये जो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा है, ये वाला कौन सा मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इसे साइन फॉर्मूला कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में साइन फॉर्मूला। और अभी मैंने एक मैथमेटिक्स की शीट दी है, सबको पता नहीं मिली होगी कि नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे फी डिपॉजिट कर रहे हैं, मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनको डालता जा रहा हूँ। देखिए, ग्रुप मैंने नहीं बनाया, ग्रुप आप कहोगे मैं बना दूंगा, हालांकि आपको सबको मैसेज मिलेंगे प्रॉपर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कुछ बच्चों की जिनकी फीस आ गई थी, उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दिया है, तो मैं मैसेज वहीं से भेजूंगा। अब जिसको नहीं मिलेगी उनको बाद में मैं भेजता जाऊंगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप का एक फीचर है, आपको पर्सनल मैसेज मिलेगा, आपको लगेगा मैं पर्सनली, पर ब्रॉडकास्ट से मैं भेजता हूँ। और इसमें कई बच्चों के लिए बेनिफिशियल ये है, खासकर लड़कियों के लिए, अगर वो अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते, पब्लिक नहीं करना चाहते। कई बार क्या होता है, ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप लड़के लड़कियों को बना दिया, और कोई नंबर लड़के ने लिया मैसेज कर दिया, या लड़की ने लिया लड़के को मैसेज कर दिया। ठीक है, अब ये कहना मुश्किल है कि लड़की भी लड़के को मैसेज करती है कि नहीं करती है, लड़का तो कर ही सकता है, लड़के तो फितरत ऐसी होती है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई बुरा मत मान जाना, बोले सर लड़कों को ऐसा कह दिया। खैर, लेकिन एक्चुअली क्या है, अभी बीच में कुछ बच्चे, मैं 12th के पढ़ा रहा था, शुरुआत में जब ऑनलाइन हमने शुरू किया था अप्रैल में, तो कुछ लड़कियों ने ऑब्जेक्शन किया था कि सर हम ग्रुप में नहीं आना चाहते, अपना नंबर नहीं वो करना चाहते, क्योंकि उसमें पब्लिक हमारा नंबर हो जाएगा, फिर वो मैसेज का डर रहता है। तो मेरे पास यही तरीका था, और कोई तरीका नहीं था, कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दी। ठीक है, अब अगर फिर भी कुछ बच्चों को लगे तो मैं फिर अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स की लिस्ट बना दूंगा, और वो क्या नाम है, ग्रुप बना दूंगा, यही कर सकता हूँ। और किसी को ऑब्जेक्शन ना हो तो कॉमन बना लेंगे। अभी तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है, कुछ बच्चों को मैंने डाला है। ठीक है, बाकी जैसे फीस आ रही है आपको मैं डालता जाऊंगा, लेकिन मैसेज सबको मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। होपफुली 2-4 बच्चों जिनकी रह गई, आप भी उम्मीद है खरीदोगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज जीरो, दैट इज ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, ये आ गया, ये लामी थ्योरम है। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब ये है कि जैसे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली, तो इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा, तो इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। ठीक है, नीचे वाली। हालांकि इसकी हमें लामी थ्योरम की कई बार जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास एक बेहतर मेथड होता है कंपोनेंट वाला, वो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, तो क्वेश्चन से ही मैं बताऊंगा। अब देखिए, आपके मन में आ रहा होगा अल्फा बीटा गामा है क्या, तो अल्फा बीटा गामा आपको यहाँ मैं अगर बताऊंगा थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। अभी तो यहाँ हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल लगाया है, पर मैंने आपको पीछे बताया कि आप चाहें तो इन वेक्टर को इनिशियली या को टर्मिनली अरेंज कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पर खिसका के। जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर को अपनी जगह रहने दो, बी वेक्टर को खिसका के, ये बी वेक्टर ना, इसको खिसका के यहाँ ले आओ, इसके पैरेलली बिना लंबाई को बदले, और सी वेक्टर को खिसका के यहाँ ले जाओ नीचे। आप बनाना मत, फाइनल फिगर में दूसरी जगह बनाऊंगा। सी वेक्टर को खिसका के आप यहाँ ले आओ, बिना लंबाई बदले बी वेक्टर को यहाँ ले आओ, तो ये फिगर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, और सी वेक्टर आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो रिजल्टेंट, लेकिन इसमें नजर नहीं आएगा रिजल्टेंट जीरो है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और यहाँ पर, ठीक है,
तो अब अल्फा बीटा गामा को कैसे समझा जाए, तो देखो ए के अपोजिट में ये वाला जो एंगल होता है, ए के अपोजिट में ये वाले एंगल को हम अल्फा कहते हैं, बी के अपोजिट में ये वाला जो एंगल होता है इसे हम बीटा कहते हैं, और सी के अपोजिट में ये वाला जो एंगल होता है इसे हम गामा कहते हैं। यानी कि ए के अपोजिट में अल्फा, तो ध्यान से देखो, तो ए के अपोजिट में जो अल्फा एंगल है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में, अगर ध्यान से देखा जाए तो किस किस के बीच में, बी और सी के बीच में। तो ऐसे ही अगर हम बी और सी वेक्टर को इस वाले फिगर में देखें तो बी का डायरेक्शन ये है और सी का डायरेक्शन ये है, तो इनफैक्ट जो अल्फा होगा वो ये वाला आएगा, अगर आप गौर करें। और ये अल्फा है तो अंदर वाला एंगल नहीं है, ए के अपोजिट में अंदर वाला एंगल नहीं है, वो तो 180 माइनस अल्फा होगा, एक्चुअल में बाहर वाला एंगल होगा। ठीक है, इसी तरह से बी के अपोजिट में बीटा है, तो गौर करें बी के अपोजिट में जो बीटा वाला एंगल है वो आपका सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में है। किस किस के, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। तो सी वेक्टर आपका ऐसे है और ए वेक्टर ऐसे है, तो ये वाला एंगल जो है दिस इज बीटा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे और भी इसको निकालते जाएंगे इसी तरह से। और अब गामा की बात करें तो गामा को अगर आप ध्यान से देखें तो वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ए और बी के। तो ए का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल आपका गामा हो जाएगा इसमें। तो अंदर वाले एंगल नहीं होते, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर अंदर वाले एंगल होते ये वाले, तो इन तीनों का जो सम है अंदर वालों का तो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ से देखो तो इन तीनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ये बहुत खास बात है और इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कहेगा तीन फोर्स ए बी सी का रिजल्टेंट 0 है, तो इन तीनों एंगल का जो सम है ऐसे कुछ करके पूछ लेगा कि अल्फा और बीटा अगर इतने हैं तो गामा बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना अल्फा बीटा गामा तीनों का सम 360 ही आएगा। अब मैं इसको फाइनली लिख देता हूँ, एंगल तो आपको समझ में आ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाएंगे, इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाएंगे। ठीक है, सो नाउ एक बात तो यहाँ पे ये समझने की है कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 360 डिग्री होगा इस केस में, लामी थ्योरम में। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, अल्फा बीटा गामा का सम 360 होगा, ये बात ध्यान रखना, 180 नहीं होगा, पहली बात तो। अब अल्फा जो था वो यहाँ से अगर आप देखो अल्फा एक्चुअली ये था, और अगर बीटा देखो तो बीटा एक्चुअली ये था इस वाले फिगर में, और गामा देखो तो एक्चुअली ये था गामा इस फिगर में। तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सो ये बात बहुत खास है, आपको 2 एंगल दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। अगर आपको ये नहीं पता तो ढूंढते रह जाओगे, 100% मानिए आपसे क्वेश्चन होना नहीं है, 100%। तो अल्फा बीटा गामा का सम 360 डिग्री। अच्छा कल मैंने आपको जो डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, तो डायरेक्शन कोसाइन में भी अल्फा बीटा गामा आए थे, वो कुछ और एंगल थे, ध्यान रखना। वो एक वेक्टर था, एक प्लेन में स्पेस में था, और स्पेस में वहां जो वैल्यू आ रही थी तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 है। इस पर भी क्वेश्चन आए हैं। वो कल वाला क्वेश्चन अलग था, वहां पार्ट एक वेक्टर था स्पेस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था वो अल्फा बीटा गामा थे, ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा वो अलग थे, या वेक्टर आपस में बना रहे हैं। तो वहां पर अगर मान लो अल्फा की वैल्यू, ध्यान देना, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए और बीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री हो जाए, तो गामा की वैल्यू निकाल पाओगे? गामा की वैल्यू, एक बढ़िया सवाल इस पे बन सकता है, पता है तुमको? चलो मैं कराऊंगा आपको थोड़ी देर में एक बढ़िया सवाल। असल में क्या है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन में एक एंगल 30 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है, तो दूसरा 30 डिग्री हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? सोच के देखिए, बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूँ मैं आपको, और इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर 30 है, सोचिए तो cos 30 होता है √3/4। मैं कराऊंगा, अभी आप केवल सोचो जो मैं बता रहा हूँ। अल्फा की वैल्यू 30 रखूंगा तो cos 30 की वैल्यू √3/4 का 3/2 का स्क्वायर 3/4 आ जाएगा। इसमें भी अगर आपने 3/4 30 रख दिया तो ये देखो दोनों की वैल्यू एक से ज्यादा हो गई, 6/4 1.5। तो गामा की क्या कॉस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? क्योंकि जब ये आप मान के चलिए, सोचिए जरा, ये 1 होता है हर हाल में, तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 माइनस ये 3/4 3 ऐड होके 3/2 हो गया, तो -½ आ गई। ध्यान रहे कॉस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, कॉस
कॉस स्क्वायर की, यानी कि दोनों डायरेक्शन कोसाइन में दो एंगल 30-30 नहीं हो सकते थे। तो इसमें भी सवाल बनता है, मैं करा दूंगा आपको थोड़ी देर में, ये चैप्टर अभी खत्म होने जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और बताई लामी थ्योरम को लेके कि अल्फा बीटा गामा तीनों का सम यहाँ पे कितना होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों का सम कितना होगा 360। ये एक अलग चीज है और डायरेक्शन कोसाइन वाली बात अलग है। बिल्कुल नोट मत करना, मैं करा दूंगा आपको, बिल्कुल नोट मत करना, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। ये सब चीजें मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये अभी लामी थ्योरम में बताने लगा तो लामी थ्योरम में मुझे थॉट आया कि चलो इसमें ये इस तरह की चीजें भी बन सकती हैं, तो वो मैं कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आप इसी को लामी थ्योरम को कंप्लीट करो। अब लामी थ्योरम पे एक एग्जांपल मैं कराता हूँ, ठीक है। यहाँ अल्फा बीटा गामा को लेके तो ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा का तीनों का सम यहाँ पे 360 डिग्री होगा। ये सबसे मेन बात है जो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। अगर लामी थ्योरम से रिलेटेड अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो रहा है और वो आपस में एंगल अल्फा बीटा गामा बना रहे हैं, तो आपसे पता क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको वहां पे 3 एंगल देगा, 3 एंगल देगा, अब मतलब 3 में से 2 देगा, ठीक है, 3 में से 2 दे देगा और चौथा पूछ लेगा लामी थ्योरम में। अब चौथा पूछेगा लामी थ्योरम में तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों का सम 360 है, तो दो अगर मान लो एक 135 है, दूसरा 90 है, तो तीसरा फिर आप पक्का बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, ये बात गौर करने की है। जैसे कह देगा कि एक एंगल अल्फा 135 है, दूसरा एंगल 90 डिग्री है, तीसरा बताओ, तो आप इसको ऐड कर लो और ऐड करके 360 में से माइनस कर लो। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तीनों वेक्टर का जो तीनों एंगल का जो सम है वो आपका 360 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बढ़िया सवाल आपको कराता हूँ इसमें, और ये जब बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे पढ़ोगे ना तब आप इसको कर पाओगे, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर। अब देखिए क्वेश्चन ये है, गिवन, ये लामी थ्योरम में थ्योरी इतनी थी, थ्योरी इतनी थी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे करते हैं। गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। आउट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बढ़िया सवाल है ये, टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड of third vector, magnitude of third vector is √2 times, मैं लिख भी रहा हूं जिससे आपको अगर आवाज में समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं। थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स that of either of two, either of two having equal magnitude। क्लास बिल्कुल मिस मत करिए क्योंकि जो सिलेबस निकल गया, यकीन मानिए अब वो टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप अप्रैल में ज्वाइन करे होते तो कवर हो जाती चीजें। अब आप कोई ऐसा नहीं टाइम पास वाला वो नहीं है ये, आप जरा सा भी टाइम अगर मिस करेंगे, क्लास मिस करेंगे तो आपका लॉस होगा। बिटवीन वेक्टर्स आर, और के बाद भी अगर आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि फिजिक्स पढ़नी किससे है, तो मेरे ख्याल से अब आगे कर भी नहीं पाओगे। अब ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, मेरे ख्याल से इतने दिन डेमो करने के बाद आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो कम से कम दूसरे टीचर को ज्वाइन तो कर लोगे, मालूम पड़ा बाद में फिर वो चिड़िया चुग गई खेत वाली बात आ जाएगी कि अब कुछ होना नहीं है फिर उसके बाद। तो जो डिसीजन लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही कंटिन्यू करो, कहीं भी कंटिन्यू करो, पर कंटिन्यू करो, ठीक है। अब देखिए ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, आप इसमें कुछ मत करो, सीधे सीधे आप एक चीज पे फोकस करो। तीन वेक्टर का रिजल्टेंट ये है, 0 है, तो लामी थ्योरम लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। अब इक्वल विक्वल छोड़ो, अभी इक्वल पे तो ध्यान देने की जरूरत इसलिए नहीं है
कि आप देख के बता सकते हो कि इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा जो सेट है एंगल का, इनका तो सम 360 हो ही नहीं सकता। आप चेक करके देख लो, इन तीनों का सम 360 हो रहा है? नहीं। कोई भी सेट ले लो, मैंने आपसे एक बात बोली 360 होना चाहिए, 180 नहीं। तो ओबियस सी बात है कि डी वाला आंसर होगा। आपने कहा सर बाय द वे ऐसे दो आंसर होते तो वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात पे गौर करो। मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन को करना नहीं, ये फ्री के नंबर है। क्वेश्चन आ गया ना, आधे से ज्यादा बच्चे गलत कर आएंगे। कुछ तो वो 45 45 90 टिक कर आएंगे। 45 45 90 क्यों टिक करेंगे बताता हूँ। और ये बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होगी। जैसे कहते हैं ना, +4 की जगह -1 ले गए। क्या करता है बच्चा, ये ट्राइंगल बना लेता है। बोले सर दो बराबर हैं और एक √2 टाइम्स है, तो पाइथागोरस ध्यान में आती है। तो बच्चा पता है क्या करता है, देखिए ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, अब इजी लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत इजी है, डी वाला आंसर है। मैं कह रहा हूँ आज नहीं पढ़ा होता तो आप इसको 100% बी वाला आंसर टिक करके आते, और बी वाले से थोड़ा डेविएट होते तो सी वाला टिक करते, क्योंकि आप दिमाग लगाते दो वेक्टर बराबर हैं तो दो एंगल तो बराबर होंगे पक्का। और तीसरा √2 टाइम्स है, तो एक अगर एक्स है, एक एक्स है, तो ये √2x हो गया। अब ये पाइथागोरस में ही ऐसा हो सकता है, तो ये एंगल 90 हो गया। और फिर ये जाहिर सी बात है 45 और 45 जाल में फंस गए, बी टिक कर दिया। मैंने आपको पहले ही कह दिया सावधान इंडिया, पहले ही सावधान कर दिया कि तीनों का एंगल का सम 180 नहीं होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको ये बात पता है तो आप इस ऑप्शन की तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे, बशर्ते चीजें पढ़ी हों। मैं कह रहा हूं आप वेक्टर पढ़े होगे इससे पहले, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ा होगा वेक्टर, इस बात की गारंटी है। आपको वेक्टर पढ़ के कितना भी आता होगा, लेकिन इस वेक्टर की क्लास अगले पिछले 10 दिन में आपने जो भी किया है उसमें बेनिफिट हुआ आपको लगा होगा कुछ नयापन है, न्यूनेस है। ऐसे नहीं, सवाल मैंने आपके सामने रखे। अब आप इसमें देखिए कि आप बी वाला ऑप्शन अगर टिक करेंगे तो बी वाला तो गलत हो गया, 100% गलत हो गया बी वाला तो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 180 नहीं हो सकता। हाँ, दो बराबर है। अब आपने कहा सी वाला, सी वाले का भी सम देखो 225 हो रहा है, वो भी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है डी बचा, जाहिर सी बात है डी बचा, क्योंकि ए वाला डी नहीं हो सकता था, वो भी 180 हो रहा है, डी बचा। अब आपका मन में एक सवाल आएगा ही आएगा नेचुरली कि सर अगर डी वाले जैसे दो और आंसर होते जिनका मान के चलो सम जो है वो 360 हो रहा होता, तो आप सबसे पहली बात ये समझ लो कि दो का अगर सम 360 हो रहा है तो फिर आपको इसमें ये देखना होगा कि दो बराबर होने चाहिए। जैसे 135 135 और 90 हो गया, तो वो असल में जो एंगल आप निकाले, फिगर तो यही बनेगा, पर जो एंगल आप सेलेक्ट कर रहे हो ना 145, वो 145 नहीं, यहाँ पे 135 ये आएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला आपका 135 आएगा और ये वाला आपका 90 आएगा, वही वाला ऊपर वाला डायग्राम। तो जिसको आप 45 45 सोच रहे थे वो नहीं करना है। यही तो बातें जाननी है आपको, छोटी छोटी चीजों को समझना है। और इन्हीं गलतियों में सुधार कर लोगे ना, स्कोर बूस्ट कर जाएगा आपका। इन्हीं गलतियों में सुधार कर लोगे तो स्कोर बूस्ट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गलतियां अगर आप करोगे तो जो जहाँ 4 नंबर मिलने चाहिए थे वहां 5 का लॉस हो गया। मैं तो 5 गिनता हूँ। क्यों 5 का लॉस हुआ, क्योंकि 4 तो हो गए और -1 और मिल गया। 5 नंबर का मतलब रैंक खिसक गई आपकी पीछे, कम से कम 500 रैंक पीछे गए, उसी में कॉलेज चेंज हो जाता है। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 5-5 गए नंबर, 20 नंबर गए। 20 का मतलब कम से कम 2000 रैंक खिसक गई। भाई टॉपर में तो अंतर खैर 20-20 में ज्यादा नहीं आता है, टॉपर के बच्चे होते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चा करके आता है उसके लिए 20 नंबर का मतलब खेल खत्म। आप सोचिए किसी बच्चे के 580 आ रहे हैं, वो बाउंड्री पे जमा हुआ इस साल, उसी बच्चे के 20 नंबर बढ़ा दो 6 से, 100% सिलेक्शन हो गया उसका। श्योर है वो, आराम से मस्ती में बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा रिजल्ट का। और जहाँ 580 है, 575 वो डायलेमा में है। डायल कट ऑफ भाई 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, कोई हम भगवान तो है नहीं, देखो डिपेंड करता है क्या है, लेकिन एक प्रिडिक्शन है कि 580 के आसपास हो सकती है। अब जिस बच्चे के 600 के आसपास टच कर रहे हैं वो श्योर है, क्योंकि और जिस बच्चे के 4-5 क्वेश्चन गलत हुए वो डायलेमा में। ठीक है, खैर तो ये चीजें थोड़ी छोटी बातें हैं, आप इसको इस तरह से बना के देख भी सकते हैं। अब देखिए इसी में लामी थ्योरम का एक दूसरा केस, सेकंड केस बताता हूं। एक और क्वेश्चन आपने देखा होगा, लामी थ्योरम पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप कर भी सकते हैं। और लामी थ्योरम को करने का एक दूसरा तरीका है लामी थ्योरम यूज किए बिना, कि कंपोनेंट दिए जाए।
डायरेक्शन कोसाइन पे भी मैं एक बताऊंगा, एक सवाल बताऊंगा आपको डायरेक्शन कोसाइन पे, बढ़िया सवाल बताऊंगा मैं आपको, एकदम बढ़िया। आपने दिया कभी किया भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, और किया होगा तो भूल गए होगे, वैसे तो चांसेस बहुत कम है। अब डायरेक्शन कोसाइन पे क्योंकि ये अल्फा बीटा को लेके बात आई तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना डायरेक्शन कोसाइन पे क्वेश्चन कराया जाए, बढ़िया। यार आप पहले ये दूसरा सवाल देखो, इसमें क्वेश्चन टू ये है कि यहाँ पर ये ऐसे 3 रस्सियां हैं, और ये 3 रस्सी यहाँ पे बंधी हुई हैं ऐसे करके, और ये तीसरी रस्सी से एक बॉडी डब्लू वेट की, वेट है ध्यान रहे, ये बंधी हुई है, और यहाँ पर ये एंगल आपको थीटा दिया है, और आपसे एक तो ये पूछेगा कि इसमें अगर मान लो टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, तो T1 T2 निकालो, T1 T2 निकालो, डब्लू मान लो 10 kg समथिंग इस तरह का कुछ दिया हो तो। इसी में 2 सवाल बताऊंगा अलग अलग तरह के, और इसमें से दोनों सवाल को आप कर सकते हैं कैसे। एक तो कंपोनेंट वाला तरीका देखो, पहले कंपोनेंट से बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इतना अब टारगेट बैच के बच्चे हैं तो इतना तो सबको आता है कि T2 के कंपोनेंट करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला कंपोनेंट तो आता होगा आपको। तो इसमें T2 का ये जो कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 cos थीटा, मैंने बताया था थीटा के साइड में जो कंपोनेंट होता है वो cos होता है और दूसरा वाला साइन होता है, और यहाँ वेट W के बराबर टेंशन आ जाएगी। तो इस नोट पर, ये नोट कहीं नहीं जा रही, यहाँ पे बीच में 3 रस्सियां बनी है, तो एक्शन का रिएक्शन W। तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पर देखिए, मेथड 1 में कंपोनेंट से बता रहा हूँ, फिर लामी से बताऊंगा, लामी से कंपोनेंट मेथड। तो अब इसमें ये धागे में W इधर, ये आपका T1 और ये T2, तो आपने क्या किया, T2 के कंपोनेंट कर डाले, और T2 का ये कंपोनेंट आया T2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आया T2 sin थीटा। ध्यान रहे T2 का काम खत्म हो गया, T2 का काम खत्म हो गया। अब ये जो T2 cos थीटा है, क्योंकि T2 ने अपने 2 कंपोनेंट कर दिए, तो वर्टिकल वाला और हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि T1 बराबर T2, हॉरिजॉन्टल वाले आपस में T1 और T2 sin थीटा बैलेंस हो जाएंगे, और इसी तरह से T2 cos थीटा जो ऊपर था वो W को बैलेंस कर देगा, राइट। तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू आएगी वो W अपॉन cos थीटा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूं, जैसे मान लो मैं W मुझे पता होता, थीटा मुझे पता होता, तो T2 की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं। अब ये जो T1 है, ये अगर आपको चाहिए तो T1 की वैल्यू T2 जो कि W है, और T1 की वैल्यू चाहिए तो T2 की वैल्यू W अपॉन cos थीटा रख दो इसमें, और ये आ गया sin थीटा। तो T1 की वैल्यू आ गई W tan थीटा, W tan थीटा आ गई, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ, इस तरह से हमें T1 भी मिल गया और T2 भी मिल गया। T2 की वैल्यू ये आ गई और T1 की वैल्यू ये आ गई। T2 की वैल्यू आई W अपॉन cos थीटा, T1 की वैल्यू आई W tan थीटा। अगर थीटा मान लो 37 डिग्री 30 डिग्री टाइप का दिया होता, W 10 kg का 100 न्यूटन बन जाता, 10 kg का ब्लॉक है तो 100 न्यूटन बन जाता, तो वहां से इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिल जाती। ये तो तरीका हुआ आपका कंपोनेंट से, लेकिन अगर आप लामी से करना चाहो तो लामी से भी किया जा सकता है, कैसे समझो वो भी। इसी में एक दूसरा सवाल मैं दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में, वो भी बहुत बढ़िया सवाल है, कई किताबों में मिलेगा। इसी में, इसी सवाल में एक और सवाल पूछा जाता है, वो आपको मिल जाएगा, कई किताबों में ये क्वेश्चन भी मिलता है। तो दूसरा है आपका लामी थ्योरम को यूज करके। मैं ये कह रहा हूँ लामी थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लामी थ्योरम से बच के भी आप कंपोनेंट मेथड से भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। तो आप देखिए कि यहाँ पे 3 फोर्स है, T1 T2 और क्या W। तो T1 T2 और W ऐसे हैं, और तीनों का रिजल्टेंट जीरो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पर ये जो बीच में रेड वाला पॉइंट बनाया मैंने, मैं हाईलाइट कर दूं, ग्रीन कर दिया, ये वाला पॉइंट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, अब मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन में ये पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, और ये पॉइंट कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। पॉइंट अगर कहीं चलता तो फोर्स जीरो नहीं होता, पॉइंट कहीं नहीं जा रहा। अब आप यहाँ पे ये वाला एंगल अगर लेंगे तो ये आपका एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। आप देखिए ना वहां से ये एंगल 90 है, तो 90 प्लस थीटा ये आपका 90 हो गया। और इधर वाला फिर आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, लामी थ्योरम लगानी तो ये एंगल तो निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल एक तरफ से आपका 90 प्लस थीटा आ गया, और दूसरी तरफ से आई थिंक ये 180 माइनस थीटा आ गया। चारों सॉरी तीनों का सम करो
तो ये 360 दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 3 फोर्स, ये आपका T1, T2 और W, इनका रिजल्टेंट क्लियरली जीरो है कि नहीं? क्लियरली जीरो है कि नहीं? यस। अगर है तो A अपॉन साइन अल्फा यानी T1 अपॉन T1 के अपोजिट में एंगल आप देखिए 180 माइनस थीटा है। थोड़ा सा टफ है पर आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे। T2 अपॉन A अपॉन साइन अल्फा, B अपॉन साइन बीटा, तो T2 अपॉन T2 के अपोजिट में एंगल आप देख सकते हैं क्लियरली क्या है, साइन 90 है। और आखिरी W अपॉन, और W के अपोजिट में एंगल है आप देख रहे होंगे साइन 90 प्लस थीटा। अब क्या करें, हम पहले सेकंड वाला और थर्ड वाला चूज कर लेते हैं, इन दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। देखो T2 अपॉन साइन 91 होता है, सब जानते हो, और W और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। अगर ये ना आता हो तो मैं अभी मैथ शुरू करूंगा, उसमें ये सब चीजें सिखा दूंगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, वैसे तो आपको आना चाहिए, टारगेट बैच में नहीं आता, मैं सिखा दूंगा। अभी मैथमेटिक्स शुरू करेंगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री की ये सब चीजें भी मैं इंक्लूड करके चलूंगा। तो T2 की वैल्यू W कॉस थीटा ऊपर आई थी, देखो ये लिख रहा है T2 की वैल्यू ये रही, W cos थीटा सेम आया है, सेम आया यहाँ पे T2 की वैल्यू W cos थीटा। ठीक, अब आप क्या करो, पहला और दूसरा या तो सेलेक्ट कर लो या पहला और तीसरा सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर हम पहला और तीसरा सेलेक्ट कर लेते हैं तो T1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, और इधर W अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। देखो मैंने शायद आपकी क्लास में ये बताया है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये शायद मैंने कल या परसों भी बताया था, जैसा मुझे याद आ रहा है। तो ये T1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, और W अपॉन साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन को इधर ले जाएंगे तो T1 की वैल्यू आ गई W अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा ये आ गया। तो सेम वही रिजल्ट आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है, W टेन थीटा। आप देख सकते हैं ऊपर दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा फॉन्ट छोटा कर दिया, देखिए दोनों चीजें, तो सेम रिजल्ट आ गया। तो अब डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड सही लगा है, ये दोनों से आंसर निकाला जा सकता है। ठीक, ये आप चाहें तो नोट कर लो दोनों मेथड, और ये दोनों से मैंने बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बढ़िया सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, आपको दोनों आने चाहिए। अब इसी पर बेस्ड मैं एक सवाल इसी में प्रीवियस क्वेश्चन करके देने जा रहा हूँ, बढ़िया सवाल जो आपको किताबों में मिलेगा, और आपने किया भी हो सकता है किया भी हो। ठीक है, तो T1 आ जाएगा W अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई। आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नीचे वाला भी मैं दिखा देता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूँ, इन प्रीवियस क्वेश्चन 2 करके लिखूंगा, उसका आंसर मुझे उम्मीद है आप बता दोगे। मैं अभी अनम्यूट करूंगा आपको, फिर आंसर आप दे पाओगे। अब देखिए दूसरा मेथड ये रहा। ठीक है, दोनों से रिजल्ट हमें मिल गए। क्लास में आप टाइम से एंटर हुई है, सबसे जरूरी ये है। लेट सवेर करेंगे तो कोई फायदा नहीं, लेट देर आप एंटर होंगे क्या फायदा ऐसी क्लास करने का, उससे ना करो वो अच्छा है। तो ये T2 आ गया W अपॉन कॉस थीटा, T1 आ गया ये W टेन थीटा, नोट कर लिया। आप देखिए यहाँ पर मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको किताबों में मिल जाएगा, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, वो आपको डिसाइड करना है। पहला ऑप्शन दिया है T1 वेक्टर T2 वेक्टर प्लस W वेक्टर इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन दिया है T1 स्क्वायर बराबर है W स्क्वायर के और T2 स्क्वायर के। तीसरा ऑप्शन है T2 इक्वल्स टू
W tan थीटा, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दूंगा, ऑप्शन तो देख रहे हैं, पीछे वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिखा दूंगा। अभी सबसे पहले मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, और आप अब जरा निगाह डाल के देखिए, अगर आपने या आपने नोट कर लिया है तो आप आंसर अगर बता सकते हैं तो आप देखिए। फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड होंगे। देखो भाई, फर्स्ट तो है ही, आपको दिख ही गया होगा, ये रहा लिखा हुआ, फर्स्ट तो करेक्ट है ही। थर्ड नहीं अच्छा, होगा सर, सॉरी। थर्ड वाला नहीं होगा, नहीं सर। थर्ड वाला नहीं होगा, T2 इक्वल टू W tan थीटा। अच्छा, मैंने शायद वो चेंज कर दिया, सॉरी सॉरी, इसमें गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखने में। ये T2 नहीं है, ये T1 है। T1 है, यस सर। हाँ, अब हो गया सर। हाँ, अब ठीक है। T1 है, और भी रुको, अभी इसमें मैंने एक्चुअली क्या डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया, उसमें जो डायग्राम था और इस वाले डायग्राम में, ये यहाँ पे T2 है और ये T1 है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना उसको। मैंने ऑल एक्चुअली ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज सर। देखिए, पहला तो कंफर्म सही हो गया, यस सर। लिखा हुआ है सामने। फिर इसके बाद में T1 W tan थीटा हमने निकाला, ये रहा W tan थीटा, तीसरा भी सही हो गया। अब बात आती है सेकंड वाला Yes. सही है क्या, सेकंड वाला सही है कि नहीं है? सेकंड वाला बिल्कुल सही है, सेकंड सही है वाला सर। है ना। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो तीनों सही हैं, और तीनों सही हैं तो हमें जो सही आंसर टिक करना चाहिए वो ऑल ऑफ दीज टिक करना चाहिए कि नहीं। और ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, जो करेक्शन थे थोड़ा सा इसमें लिखने में उल्टा मैं लिख गया, मैं फिगर पे ध्यान नहीं गया। तो ये आपका था यहाँ पर T2 स्क्वायर, और ये आपका T1, और इधर आपका ये वाला आ जाएगा आपका T1 इक्वल टू W tan थीटा। ठीक है, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, फिर से आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका हुआ लामी थ्योरम को लेके। चलते चलते मैं इसमें डायरेक्शन कोसाइन को लेके एक बहुत ही